Hello everyone, good morning all of you, and once again you all are welcome to the online classes for social science. And we have covered almost 5 topics, and this is the final topic of this chapter, French Revolution. हम छठवें टॉपिक में हैं, अभी पांचवा टॉपिक हमने कवर किया है। और आज का जो टॉपिक है, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, क्रांति और रोज़ की ज़िंदगी। और फ्रांस में जब क्रांति की शुरुआत हुई, किस तरीके से लोगों ने अपने जीवन में उसको प्रायोगिक तौर पे उसको लागू किया। सो लेट्स रीड एंड गो इन डिटेल। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? क्या राजनीति लोगों की पहनावा, उनकी भाषा, उनकी बोलचाल या तो उनके पढ़ने वाले जो किताबें हैं वो बदल सकती है? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men and women and children. तो 1789 के बाद जो भी बदलाहट फ्रांस में आई और उसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चों में ऐसे बदलाहट को देखने को मिला। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. और जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वहाँ पर आई अलग अलग समय में, जैसे हमने देखा उसके बाद से क्रांति 1789 से जैसे सरकार आई वहाँ पर हमने देखा, फिर नेशनल असेंबली आई, कन्वेंशन आई और इस प्रकार के डायरेक्टरी रूल्स आए। तो ये जो सरकार आई और इन्होंने ऐसे नियम बना लिया कि जो वहाँ के आज़ादी की, समानता का जो आदर्श है उसको लोग अपने जीवन में लेते हुए चलने लगे। And one important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of the censorship. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कानून वहाँ बना, बेस्टाइल को आक्रमण करने के बाद एक नियम बना, और वो ये था 1789 में जब उन्होंने आक्रमण किया, वो ये था कि सेंसरशिप हट गया। सेंसरशिप हट गया उसका मतलब विशेष करके, जैसे उसके अगले लाइन में हम समझेंगे उस बात को। In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays, could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. तो वहाँ पर ऐसा नियम था, पुराने जो प्राचीन राजतंत्र में ऐसा नियम था, वहाँ के किताब, अखबार और नाटक, ये सारे चीज़ें तब पब्लिश किया जा सकता था जब राजा का विशेष अनुमति लिया जाता था। लेकिन वही हम अभी पढ़ रहे हैं, 1789 के बाद वो बदल गया। अभी राजा की अनुमति की बात की ज़रूरत नहीं है। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन क्या है? ये 1791 में जो नया संविधान बनाया गया वहाँ पर, और उसके आधार पर दिया हुआ अधिकारों का समूह है। और उस अधिकार में ये भी बातें थी कि लोगों के पास अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है, और नेचुरल राइट जो एक तौर पे कुदरती देन अधिकार है वो उनके पास है, वो बोल सकते हैं अभी। तो न्यूज़पेपर्स में, पम्फलेट्स में, बुक्स में और जो भी प्रिंटेड पिक्चर्स, ये सब में वो लोग अपने विचारों को जाहिर कर सकते, प्रकट कर सकते। हालांकि पहले वो नहीं कर पाते थे 1789 से पहले। तो यही आज़ादी अभी मिल गया। Newspapers, pamphlets, books, and printed pictures flooded the towns of France from where they travel rapidly into the countryside. और अखबार और ये प्रचार पत्रियाँ, किताबें और प्रिंटेड जो ये पिक्चर्स हैं, ये पूरी शहर में, फ्रांस के अलग अलग शहरों में भर गए, और यहाँ तक कि शहर से बाहर भी ये चले जाने लगे। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें अभी छपने लगे। वो इसीलिए अभी छप रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी अधिकार है, उनको बोलने का अधिकार है, अपने मन के विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। तो वो अधिकार वो अखबारों में भी हो सकते हैं, जैसे लोकतंत्र में अधिकार होता है, अपने देश में जैसे अधिकार है। अखबारों में हम छाप सकते हैं, किताबों में छाप सकते हैं, कोई उसका खिलाफ नहीं होता अगर वो सही हो तो उस प्रकार से यहाँ पर भी अधिकार आ गया। नाउ दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स दैट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। और सब लोग इसके बारे में, अलग अलग जगहों में इसके बारे में लोग डिस्कस करते थे कि फ्रांस में क्या बदलाहट हो रही है। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज और इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। और फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है कि
हम किसी का विरोध कर रहे हैं वो विचार भी हम छाप सकते हैं या तो बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम अपने देश में सरकार की जो नीतियां हैं उनसे खुश नहीं हैं तो अखबारों में या तो मीडिया के थ्रू हम बोलते हैं हम इससे खुश नहीं हैं, लोग इससे खुश नहीं हैं, हम बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार वो हमारे इच्छाओं को हम जाहिर कर सकते। उसी प्रकार वहाँ पर भी जो नीतियाँ पॉलिसीज होते हैं जो खिलाफ होते थे उनके विरोध वो लोग बोलते थे क्योंकि उनके पास सभी अधिकार। ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। और प्रिंट के द्वारा, छापने के द्वारा हर व्यक्ति अपने पक्ष को सही है करके साबित करने के लिए वो छाप सकता है। एंड प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। और नाटक और सॉन्ग और ये जो त्योहारों का जो जुलूस है ये बहुत सारे लोगों को आकर्षित करने लगा। एंड दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रास्प एन आइडेंटिटी विथ आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स wrote about in length in texts which only a handful of educated people could read। लेकिन ये बातें, ये जो आदर्श है नया स्वतंत्रता का, न्याय का, और ये जो आदर्श है ये आदर्श जो दार्शनिकों के द्वारा लिखी गई और फैलने लगा, ये कम लोग ही पढ़ पाते थे जो लोग पढ़े लिखे और शिक्षित थे, तो सब लोगों के लिए बराबर नहीं था। तो ये परिवर्तन या तो चेंजेस हम 1789 के बाद वहाँ पर देखते हैं। तो उदाहरण के तौर पे ये हुआ, वहाँ पे जो क्रांति हुई और उस क्रांति का जो प्रभाव है लोगों के दैनंदिन जीवन में देखने लगा। उनको आज़ादी मिलने के बाद उनके पहनावा में, उनके पढ़ने की जो किताब है उसमें और उनके सोच विचार में फ़र्क आने लगा। नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। और यहाँ समापन होता है। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। और फ्रांस का तानाशाह अपने आप को घोषित किया नेपोलियन ने 1804 में। एंड ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family। और नेपोलियन अभी यूरोप के जो आसपास के कंट्रीज़ है, देश है, फ्रांस के आसपास के जो देश है उनको वो कब्जा करने लगा और वहाँ पर जो राजा थे, जो साम्राज्य थे, उनको हटाकर वो अपना साम्राज्य स्थापना करने लगा और वहाँ पर अपने परिवार के लोगों को एक एक शासक बनाते गया। नाउ नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। और नेपोलियन अपने आप को ऐसा मानता था कि पूरे यूरोप का वो आधुनिक करने वाला एक व्यक्ति है, नया करने वाला, सुधार करने वाला एक व्यक्ति अपने आप को ऐसा मानता था। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। और उन्होंने बहुत सारे नए प्रकार के नियम बनाए जिसके द्वारा उन्होंने क्या किया, निजी संपत्ति को सुरक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे यूनिफॉर्म सिस्टम मतलब समानता के नियम बनाए। कौन से विषय में? विशेष करके नाप तोल के विषय में, और फिर डेसिमल सिस्टम मतलब दशमलव के सिस्टम, पॉइंट जिसको हम डेसिमल कहते हैं। इनिशियली मैनी सो नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। और शुरू में सब लोगों ने नेपोलियन को इस तरीके से देखा कि ये सबको स्वतंत्र दिलाने वाला है, आज़ाद कराएगा सबको, सब लोगों को। लेकिन बट सुन द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन बहुत ही जल्द उनके जो सेना है उनको ऐसा देखा गया ये तो आक्रमण करने वाले और कब्जा करने वाले लोग हैं। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। और 1815 में वो लड़ाई में हार गया। एंड मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of Europe had an impact of people long after Napoleon had left। और नेपोलियन के हारने के बाद या उनके मरने के बाद उनके जो सुधार के नए नए विचार हमने देखा, विशेष करके नाप तोल में था, डेसिमल सिस्टम में था, और ये जो आदर्श है उनका स्वतंत्रता का और आधुनिक नियमों का, तो ये यूरोप के बाकी देशों में भी धीरे धीरे और आने लगा उनके मरने के बाद भी। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं नेपोलियन का एक बड़ा प्रभाव यूरोप में रहा, जो सुधार करने के लिए नया नीति उन्होंने अपनाया था नाप तोल में और डेसिमल सिस्टम में। ये सारी चीज़ें फ्रांस के बाकी हिस्सों में भी फैलने लगा। नाउ द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रांसीसी क्रांति के बहुत ही जो महत्वपूर्ण लेगेसी हम कह सकते हैं, मतलब जो उनको प्राप्त हुआ
उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो प्राप्त हुआ, और उनमें से हम देख सकते हैं वो क्या था, स्वतंत्रता और डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार। तो ये सिर्फ फ्रांस से ही, क्योंकि वहाँ पहले शुरू हुआ कि वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। तो ये बातें हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिली वारिस के तौर पे। एंड दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, और फ्रांस से लेकर बाकी यूरोप में भी ये 19वीं शताब्दी में फैलते गया। वेयर फ्यूडल सिस्टम में एबॉलिश्ड, और जहाँ पर सामंत प्रथा की समाप्ति हो गई। हमने देखा फ्रांस में पहले सामंत प्रथा था और वो ख़त्म हो गई। Now colonized peoples revoked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state। और जो लोग पहले दूसरे देश के अंडर में थे और वे लोग आज़ाद होकर अभी ये आज़ादी का, स्वतंत्र का जो नया विचारधारा है उसके अनुसार अपने आप को ढलने लगे, और वो लोग आगे की ओर बढ़ने लगे, अपने देश को सोवरेन बनाने लगे जहाँ पहले वो गुलामी में थे। अब गुलामी से हटकर, जैसे हमारे इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, अभी ब्रिटिश के अंडर में नहीं है, उसी प्रकार वो लोग उस गुलामी को छोड़कर, क्योंकि गुलामी से उभर कर आकर वो अपने देश को सॉवरेन की ओर बढ़ाने लगे। नाउ टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर द टू एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रेस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। और क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाली जो विचारधारा है, विशेष करके हमने देखा विचारधारा में क्या देखा, हमने स्वतंत्रता देखा, समानता देखा, और फिर भाईचारा पहले हमने अध्ययन किया था। और ऐसे जो उदाहरण हमने देखा, टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय, ये लोग काफ़ी प्रभावित हुए इन विचारों से जो फ्रांस से आए हुए विचारधारा थे। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही। ओनली दिस मच फॉर टुडे, एंड टिल देन ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे। थैंक यू।